Hello guys, welcome back to my channel Knowledge Delta. I'm Sunila Jha and it's my another video based on resources and development. So let's start. Resources. First of all, resources होते क्या हैं? Resources कैसे कहते हैं? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. जो environment में available हैं और हमारी need को satisfy कर सकते हैं, उसे हम resources कहते हैं. But human being उसका use जो है अच्छे से करते नहीं. मीन्स क्या, नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट दिया है रिसोर्सेज को, बट हम उसका ड्रेस्टिकली मतलब कि बिना सोचे समझे उसका यूज करते हैं और ये नहीं सोचते कि इनको बनने में टाइम भी लगता है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि रिसोर्सेज कहते किसे हैं. जो हमें डेफिनेशन गिवन है उसमें यह कहा गया है, इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेड. इट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज. मीन्स जो मतलब कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए जिसके थ्रू हम उस रिसोर्स तक पहुंच सकते हैं. दूसरा वर्ड है इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि वो जो रिसोर्स है हमारा वो हमारे एक एवरेज या कॉमन पीपल जो है उनकी पहुंच के अंदर होना चाहिए, यानी कि वो उसे खरीद सकते हैं, तभी वो उनके लिए रिसोर्स होगा. अदरवाइज अगर वो खरीद ही नहीं सकते, वो उसका यूज ही नहीं कर सकते. इकोनॉमिकली, जैसे ही वर्ड यहाँ पे इकोनॉमिकली आ जाता है तो ये पैसों से रिलेटेड वर्ड है, यानी कि इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि एक कॉमन इंसान है, जो कॉमन पीपल है, वो भी उसको परचेज कर सकता है या उस तक पहुंच सकता है, तब उसे इकोनॉमिकली फिजिबल कहा जाएगा. फिर नेक्स्ट वर्ड आता है कल्चरली एक्सेप्टेड, यानी कोई ऐसी जगह पर जहां पर कोई कल्चर का डिस्प्यूट हो सकता है. वहां पर मंदिर हो सकता है, वहां मस्जिद हो सकता है, या वही गिरजाघर कह सकते हैं आप, चर्च कह सकते हैं, गुरुद्वारा कह सकते हैं. सपोज उसके नीचे कोई भी माइंस है, चाहे गोल्ड माइंस है, चाहे कुछ भी है, वो अगर हम रिसोर्स उसको तो डिमोलिश करके हम नहीं निकाल सकते, तो कल्चर उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. जो भी कल्चर है रिलेटेड, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, जिनका भी जो भी वो मॉस्क्यू है, चाहे टेम्पल है, चाहे चर्च है या गुरुद्वारा है, वो उसको डिमोलिश करके तो हम वहां से वो रिसोर्स को निकालेंगे नहीं, एक्सकेवेशन नहीं किया जाएगा वहां पर. तो इसीलिए यहां पर ये वर्ड यूज किया गया है कल्चरली एक्सेप्टेड, यानी कि कल्चर भी उसे एक्सेप्ट करे, तब जाके जो है उसको, जब वो, तब आप उसे रिसोर्स कह सकते हैं. मींस ये तीनों वर्ड यहां पर पूरा इसको कॉम्प्लीमेंट्री हैं इसके ये वर्ड्स, तब जाके उसे हम रिसोर्स कहेंगे. अभी मैंने आपको कहा कि रिसोर्सेज जो हैं नेचर के द्वारा हमारे लिए फ्री गिफ्ट है, लेकिन हम उसका यूज कैसे करते हैं? बिना सोचे समझे. जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिए, जितने भी फॉरेस्ट थे उनको कटवा दिए, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो गया. लेकिन कभी हमने ये सोचा, अगर रैशनली तरीके से आप सोचो तो फॉरेस्ट तो हमारे लिए ही है, लेकिन हमने क्या किया, पैसा कमाने के लिए उसको डिफॉरेस्ट मतलब कि उन्हें उनका डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया, लार्ज स्केल पर उनकी कटिंग स्टार्ट कर दी और बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनाने लगे. लेकिन नेचर यहां क्या चाहता है? नेचर ये चाहता है कि हमने आपको वो गिफ्ट दिया है, आप उसे रैशनली यूज करो, एक लॉजिकली, कि जहां आपको जरूरत है वहां पर यूज करो. अब यहां ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है. कोई भी आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं. फॉरेस्ट से आपने वुड लिया, वो आपका रॉ मटेरियल है, लेकिन क्या आप वो वुड लाकर घर पर रख देंगे तो क्या वो यूजफुल हो जाएगा आपके? आप उस पर बैठ सकते हैं, आप उस जो खाना खा सकते हैं? नहीं ना. जब तक कि उसके ऊपर स्किल्ड लेबर काम नहीं करेगी, टेक्नोलॉजी काम नहीं होगा, जो एक इंस्टीट्यूशन है वो सारी चीजें हमें ये प्रोवाइड करता है. तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स के लिए बताया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट. ये क्या है? फिजिकली एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन. मतलब ये तीनों चीजें जो है यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री बताई गई है कि अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो एक रॉ मटेरियल को आप ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं और हम उसे यूज कैसे कर सकते हैं. अगर आपको सेमी स्किल्ड लेबर मिलती है तो वो आधा अधूरा काम करेगी, स्किल्ड लेबर मिलेगी तो वो आपको फुल्ली, एक आप ये कह सकते हो परफेक्शन के साथ वो काम करके देगी और जल्दी काम करके देगी. तो यहां पर इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आता है आपका स्किल्ड लेबर एंड सेमी स्किल्ड. तो यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई है, यानी ह्यूमन बीइंग भी जो हैं वो भी रिसोर्स का काम करते हैं. जैसे आप बात कर लें टीचर्स की, एडवोकेट की, डॉक्टर्स की, ये सारे भी एक तरह से आपके लिए रिसोर्स हैं जो आपको हेल्थ, आप कह सकते हो हेल्थ इश्यूज में आपको शॉर्ट आउट करते हैं. टीचर्स जो होते हैं आपको, वो आपको एजुकेशन देते हैं. एडवोकेट जो है सजेशन देते हैं, जो डिफरेंट, तो ये भी आपके जो है ह्यूमन रिसोर्स है. ह्यूमन बीइंग खुद एक रिसोर्स है जो आपको इतनी सारी चीजें, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, और वो किस किस के हेल्प से होता है? फिजिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स और जो भी इंस्टीट्यूशन है वहां पर. ये इंस्टीट्यूशन पूरा जो है इन तीनों से बनता है. फिजिकल एनवायरमेंट जो आपको मिलेगा, उसके बाद आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब सारे इसके जो पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज.
रिसोर्सेज को हम कैटेगराइज कैसे करेंगे और कितने बेसिस पर करते हैं और किस तरीके से करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मीन्स इनका ओरिजिन कैसे हुआ और किस तरह से ओरिजिन हुआ है उसके आधार पर। बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मीन्स जो कि लिविंग थिंग्स हैं। अबायोटिक जिसमें इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बायोटिक में आप कह सकते हो एनिमल्स, प्लांट्स, एंड अबायोटिक में आप कह सकते हो एयर, सॉयल, जो ये वाटर, ये सारी चीज़ें आपकी एबायोटिक में आएंगी। और ये कैटेगराइजेशन आपको याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक में क्या एग्जाम्पल बोले मैंने, अबायोटिक में क्या बोले हैं ये, तो ये फर्स्ट हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मीन्स वो एग्जॉस्ट जो भी उसका आप ये कह सकते हो स्टोर है, वो एग्जॉस्ट जो होता भी है या नहीं होता, तो उसे हम दो टर्म में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एक तो जो है रिन्यूएबल मीन्स जो कि खुद रिप्लेनिश हो जाता है, जितनी क्वांटिटी हमने यूज की या जितना भी उसका अमाउंट हमने यूज किया, वो कुछ टाइम बाद मतलब हमें पता भी नहीं चलता और वो उतनी क्वांटिटी या उतना अमाउंट जो है रिप्लेनिश हो जाता है। मीन्स हमने जो अमाउंट यूज किया है उतना वो अल्टीमेटली रिप्लेनिश हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, तो उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल। जैसे सोलर एनर्जी जो है, आपको क्या पता चलता है कि हाँ सन की हमने इतनी एनर्जी यूज कर ली और इतनी जो है वो रिप्लेनिश हो रही है, आपको पता भी नहीं चलता और वो अपने आप ही रिप्लेनिश हो जाता है। ऐसे ही वाटर रिसोर्स भी है, वाटर रिसोर्स भी कह सकते हो आप, विंड एनर्जी हो गया, ये सारा आपका रिन्यूएबल है। अब नॉन रिन्यूएबल की अगर हम बात करें कि जिनको नॉन रिन्यूएबल यानी कि वो बनते तो हैं लेकिन उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो इतना तो हमारा लाइफ स्पान है ही नहीं, हमारे तो एक छोटा सा लाइफ स्पान होता है और इसके अकॉर्डिंग तो बहुत टाइम इसको लगेगा बनने में, तो हम तब तक तो जिंदा भी नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए तो नॉन रिन्यूएबल हो गया क्योंकि उसको बनने में बहुत टाइम लग रहा है। बट जो हमने ऊपर वाले की बात की तो इसका बनने में इतना कम टाइम लगता है कि हमें पता भी नहीं चलता और वो रिप्लेनिश हो जाता है। बट ये रिप्लेनिश होता तो है लेकिन इसको रिप्लेनिश होने में मैनी, आप ये कह सकते हो मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है लग जाते हैं और उतना हम जो हमारा लाइफ स्पान है वो भी नहीं होता, तो इसीलिए हम इसे नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या एग्जांपल आएगा, आप रख सकते हो कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, ये इसको फॉसिल फ्यूल्स ही कहते हैं जिनको बनने में इतना टाइम लगता है, तो ये सारी चीजें आपकी नॉन रिन्यूएबल में आ गई। तो इसे क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब वो एग्जॉस्ट होता है या नहीं होता उसके आधार पर हमने इसको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में कैटेगराइज किया। नेक्स्ट आता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी एक मालिकाना हक, यानी किसी का एक राइट। अब इसको हमने 4 कैटेगरी में सब डिवाइडेड किया हुआ है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी, ये तो बहुत कॉमन है, आप सभी जानते होंगे। पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि किसी एक इंडिविजुअल का उस पर राइट होता है, सोल राइट कह सकते हो आप, किसी एक का राइट। जैसे आपका अपना घर, अपनी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, वो आपका अपना राइट है उस पर, तो उसे हम इंडिविजुअल कहेंगे। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स एक कम्युनिटी का, जो सराउंडिंग में जो कम्युनिटी रह रही है वो सब उसका उस फैसिलिटी या उस रिसोर्स का यूज करेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल पार्क जो है, कोई भी शॉपिंग मॉल है या कोई भी ऐसा जो है, वहां पर जो कम्युनिटी है पूरी कम्युनिटी उसका यूज करती है, कोई पर्सनल यूज नहीं करता, तो वो आपका कम्युनिटी का उस पर ऑनरशिप हो गया। नेक्स्ट आता है नेशनल। तो ये नेशनल जो है आपका कुछ पॉलिटिकल बाउंड्रीज से रिलेटेड है, मीन्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज के साथ, मतलब उसके साथ 12 नॉटिकल है यहाँ पर दिया हुआ है, 12 नॉटिकल मीन्स आप इसको किलोमीटर में अगर करेंगे आप तो 19.2 किलोमीटर आएगा। तो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज जहां खत्म होती है उसके 19.2 किलोमीटर तक आपका नेशनल ऑनरशिप में आ जाता है और वहां तक की आप सारी चीजें, मतलब वो कंट्री यूज करता है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल। अब ये ऑनरशिप जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि यहां पर एक इकोनॉमिक जोन दिया हुआ है, इकोनॉमिक जोन, और ये कह रहा है 200 किलोमीटर बियॉन्ड जो है वो एक इंटरनेशनल बाउंड्री आ जाती है और उसको, मतलब जो भी वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है तो जिसको भी वो राइट दिया हुआ है वो उतने इकोनॉमिक जोन में 200 किलोमीटर तक वही कंट्री उसका यूज करेगी, दूसरी कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये हो गया आपका। तो ये क्या था आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकेंड कम्युनिटी एंड थर्ड हो गया आपका नेशनल एंड फोर्थ हो गया इंटरनेशनल। तो ये इसके सब डिवाइडेड पार्ट से। अब आ गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। यहां रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम, तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि कोई टेक्नोलॉजी उसके लिए डेवलप हुई, मींस पोटेंशियल, वो वहां पर आपको पता है कि ये स्टोर है बट आप उस तक पहुंच नहीं सकते, मींस उसके लिए आपको वहां पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो वो तो हो जाएगा आपका पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब है लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास तो हम उस तक पहुंच ही नहीं सकते, वो हो गया आपका पोटेंशियल। इसी पे ये डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व आता है, जिसके लिए अब ये डेवलप्ड एंड स्टॉक में आपको बताऊंगी एंड रिजर्व्स।
ये मैं यहाँ पर फोर्थ पार्ट जो है उसको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहूँगी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जो अभी पीछे हमने बात की पोटेंशियल और डेवलप्ड, तो पोटेंशियल ये यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स दिए हुए हैं कि फाउंड इन रीजन मीन्स उस क्षेत्र में पाया जाता है बट नॉट यूटिलाइज्ड, वहाँ पर लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा। एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी। जैसे अगर हम राजस्थान और गुजरात की बात करें तो वहाँ पर ये जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा जो है अवेलेबल है और वहाँ पर लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जा रहा, मतलब प्रेजेंटली उसका यूज़ नहीं हो रहा वहाँ पर। और नेक्स्ट आता है आपका डेवलप्ड, इसी का जो सेकंड है डेवलपमेंट के आधार पर जो सेकंड वाला जो आपका पोर्शन आता है वो आता है डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। अब ये स्टॉक क्या है? पोटेंशियल टू सेटिस्फाई नीड्स। यहाँ पर पोटेंशियल है कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है बट डोंट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए प्रॉपर वहाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं व्हाट इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट जो वो एक इनफ्लेमेबल गैस है तो उसको हमें कैसे हैंडल करना है, मतलब वो जो तरीका जो है वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं। हम जानते हैं कि ये चीज़ है लेकिन वो जो एक मेथड होना चाहिए या वो तरीका होना चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा स्टॉक। नेक्स्ट आता है रिजर्व। इट इज़ द सबसेट ऑफ द स्टॉक। ये सबसेट का मतलब आप ये कह सकते हो स्टॉक का ही एक सबसेट पार्ट है। इट कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग, मतलब जो हमारे पास टेक्निक है उसकी हेल्प से हम उस तक पहुंच सकते हैं और वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है बट प्रेजेंटली वी आर नॉट यूजिंग दिस। लेकिन प्रेजेंट में हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। इन फ्यूचर हो जाए बट रिसेंट में हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। अब आगे आता है कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि नेचर जो है हमें फ्री ऑफ गिफ्ट आपको देता है। आप देखिए वर्ड्स, ये ट्री, एयर, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, सॉइल, वाटर, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका जो यूज़ है हम बिल्कुल ही इरेशनली वे से करते हैं, बिना सोचे समझे, इलॉजिकल। तो आपने देखा भी होगा हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं और सभी स्टेट्स जो है ऐसा नहीं है कि सबके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मीन्स वहाँ पर कहीं पर अगर आयरन माइंस हैं तो कहीं पर वाटर अवेलेबल नहीं है, कहीं पर, मतलब सबके पास एक डिफरेंट जो आप कहोगे वो वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हमें एक जेन्युइनली वे से यूज़ करना चाहिए। और अगर हम सिर्फ अपना एक सेल्फिशनेस देखेंगे कि हमारा ही फायदा हो, ग्रीडीनेस, तो वहाँ पर जो है हम रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ नहीं करते। आप इनडिस्क्रिमिनेटली उसका यूज़ करेंगे तो थोड़े टाइम बाद वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और जो फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन आएगी उसके लिए देखने के लिए भी नहीं होगा कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ पहले हुआ करती थी। तो इसके लिए एक वर्ड आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स आप अपनी नीड को पूरा ज़रूर करो, नीड जो है आपकी उसको ज़रूरत करो, लेकिन ग्रीड आपकी पूरी नहीं होगी। नीड तो पूरी हो जाती है लेकिन जो ग्रीड है, जो एक ह्यूमन बीइंग है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी ग्रीड जो है उनका जो लालच है वो कभी ख़त्म नहीं होता और वो जितना भी रिसोर्स होगा वो उनके लिए कम ही पड़ेगा। तो हमें एक प्लान करना है, हमें एक आप ये कह लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे ये कह रहा है आपको कि आप अपनी प्रेजेंटली जो आपकी नीड है आप उसको फुलफिल करिए, लेकिन एक रीजनल जो होना, एक आपका रीज़न होना चाहिए वो वहाँ पर सही होना चाहिए, इलॉजिकल रीज़न नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप अपनी नीड प्रेजेंटली पूरा करें लेकिन फ्यूचर को सोचकर, और एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो उसके लिए जो फर्स्ट समिट हुई, इससे पहले कोई समिट नहीं हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुई 1992 में। अब ये रियो डी जेनेरो, ये नाम आपको याद रखना, ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में। ये अर्थ समिट जो हुई कौन सी ईयर में हुई थी? 1992। आप ये कह सकते हो जून 1992। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये जो समिट हुई थी तो क्यों हुई थी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी ये, कि जो उसको कैसे जो आगे हमें फ्यूचर के लिए कैसे सोचे चलना है, किस चीज़ का कैसे यूज़ करना है, उसके लिए ये डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है एक समिट था यहाँ पर। और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताऊँगी आपको। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना, इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स। अब आप ये मत समझ लेना मैं स्टेट की बात कर रही हूँ, यहाँ स्टेट से मतलब है कंट्रीज से, यहाँ हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स थे जो वहाँ आए थे उस समिट में। एंड सेकेंड वन, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो आपको कई बार ये क्वेश्चन नहीं आया था, फर्स्ट इंटरनेशनल समिट जो अर्थ समिट थी ये कहाँ हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा?
रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, कहां पर? ब्राजील में। तो अब इसका एम क्या था? एम टू सॉल्व द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। यानी कि किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा है, ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है कि उसको यहाँ जो ये जो प्रॉब्लम आ गई थी, अर्जेंट प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन कैसे देना है, कैसे प्रोटेक्शन करना है, उसके लिए हमें कुछ जो है रूल्स फॉलो करने थे हर कंट्री को। और सोशियो इकोनॉमिक मीन्स जो पॉवर्टी है जो ग्लोबल लेवल पे जो इतना ज़्यादा हो रही थी उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कम किया जाए, उस चीज़ को सोचने के लिए ये इसका एम था। फोर्थ है ऑल हेड्स साइन द डिक्लेरेशन ऑफ इट। जो भी इसके बारे में जो भी डिक्लेरेशन था उसको जो ये 100 हेड्स थे इन्होंने साइन किया। फिफ्थ आ गया आपका एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। अब इसके लिए जो लोकल जो यहाँ कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 21st एजेंडा रखा गया जिसमें कि वो कंट्री जो है, जो भी लोकल कंट्री है वो अपने लिए कुछ रूल्स बनाएगी जिसमें कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन आ जाएगा या जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने का आ जाएगा, बहुत सारे मतलब एक लोकल की वो अपनी कंट्री में कैसे वो 21 रूल्स वहाँ पे अप्लाई करेगा अपने अकॉर्डिंग और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज़ें अप्लाई करेगा वहाँ पर। उसे एजेंडा 21 कहा गया। अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स नीड को भी पूरा करना है, प्रेजेंटली जो नीड है उसको भी पूरा करना है, लेकिन उसके बावजूद इंस्टेड ऑफ इट जो फ्यूचर है उसके लिए भी हमें ये रिसोर्सेज बचाकर रखने हैं। मीन्स इनडिस्क्रिमिनेटली यूज नहीं करना, जहां पर प्रॉपर यूज है वहीं पर आपने उसका यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं करना। जैसे अगर हम बात करें, हम लोग आज के टाइम में हर कोई अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना करके पर्सनल जो है व्हीकल यूज करता है। अगर हम बात करें अमेरिका वगैरह की, तो अमेरिका वगैरह में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज किया जाता है बजाय कि वो अपना पर्सनल जो भी है उनका व्हीकल उसको। तो अब उसके लिए भी क्या है, ये नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है या वो पेट्रोल या डीजल यूज नहीं कर सकते हैं, बट जो पॉल्यूशन इंक्रीज होगा वो तो सभी के लिए होगा, चाहे वो रिच हैं चाहे वो पुअर हैं, वो तो पॉल्यूशन सभी को। अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस चैप्टर में कि जो मनी है हर चीज बाय नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो जहां अगर हम माइंड की बात करें तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना ज्यादा यूज करेंगे तो उसमें इतने सारे लोग सवारी कर रहे हैं तो उतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं। तो अब वो बस जा रही है उसमें एक हम बैठ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर निकलते हैं रोड पर तो वो जितने भी व्हीकल्स हैं पॉल्यूशन तो छोड़ेंगे और वो सारा एनवायरमेंट में जाएगा। तो यहां पर अब नेक्स्ट है एजेंडा इंक्लूड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, एनवायरमेंटल डैमेज एंड डिसीजेस। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो प्रॉब्लम्स आपको बताई गई हैं, पॉवर्टी, एनवायरमेंटल डैमेज एंड डिसीजेस, ये ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो एजेंडा 21 जो रखा गया वहां पर ये कि जितनी भी लोकल कंट्रीज हैं वो अपने लिए कुछ 21 रूल्स होंगे जिसके अंदर जो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये था आपका अर्थ फर्स्ट समिट। और कहां हुआ था ये अर्थ समिट? रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अभी जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी मिनरल्स माइंस की अगर हम बात करें या रिसोर्सेज की बात करें तो हर स्टेट के पास एक डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर किसी के पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जैसे अगर हम राजस्थान और गुजरात की बात करें तो वहाँ पर जो एक अच्छा वाटर रिसोर्स होना चाहिए वो नहीं है। ऐसे ही अगर हम अरुणाचल की बात करें तो वहाँ पर जो एक आप ये कह सकते हो कि पीने वाला जो पानी है वो वहाँ पर प्रॉपर वे में, जबकि वैसे जो वहाँ पर पानी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो पीने का पानी है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। लद्दाख की बात करें, लद्दाख में जो है आप ये कह सकते हो मिनरल्स के स्टोर पाए जाते हैं, स्टोर्स अवेलेबल हैं, बट वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो वाटर की जो है मीन्स जो पीने वाला एक पानी है उसकी काफ़ी कमी रहती है। तो मीन्स डिफरेंट स्टेट्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग चीज़ें हैं। केरला की बात करते हैं तो केरला को क्या बोला जाता है? स्पाइस के लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़, तो सारे जितने स्टेट्स हैं सबके अलग डिफरेंट फीचर्स हैं, सबके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब फर्स्ट कैसे, उसको हम प्लान कैसे करेंगे? सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन। जितने भी रीजन हमारे पास अवेलेबल हैं उनका एक आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि कहाँ पर क्या कौन सा स्टॉक है अवेलेबल है, कौन सा वहाँ पर स्टोर अवेलेबल है, किस चीज़ का, कौन से मिनरल का, कौन से माइंस का। तो वहाँ सर्वे होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, क्वांटिटी का पता लगाना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो है हमें पता जाएगा किस रीजन में कौन सा मिनरल जो है अवेलेबल है। सेकेंड आता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर टू गेन विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। मतलब वहां पर एक प्लान या एक स्ट्रक्चर आपको जो है तैयार करना चाहिए कि किस टेक्नोलॉजी के थ्रू, किस एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम उसे गेन कर सकते हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब वो प्लान करना चाहिए हमें।
अब इसके लिए कैसे, कि किस तरह के स्किल्ड लोग चाहिए हमें, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर माइंस है, आयरन माइंस है या कोल माइंस है, तो उनके लिए जो एक प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए कि जो उसको कंट्रोल करे, उसे वेल तरीके से डेवलप करे। तो ऐसे स्किल्ड लेबर चाहिए हमें और इंस्टीट्यूशनल सेटअप वहां पर हमें बनाना पड़ेगा जहां पर भी जिस तरह का मिनरल माइंस पाया जाता है। थर्ड आता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मींस अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर किस तरह का डेवलपमेंट अपनाया जा रहा है, उसे कंपेयर करना चाहिए हमें किससे, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, और उस तरीके से हम उसको मैच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं प्लानिंग के लिए, ये तीनों जो है पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसको अप्लाई करने के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना, उसके थ्रू जो है ये रिसोर्स प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया, स्टार्ट किया गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे अगर हम बात करें मिनरल्स माइंस की, कि इंडिया में आप ये देख लो कि इतने सारे स्टेट हैं, और कुछ की अगर मैं स्टेट की बात करूं, अगर मैं छत्तीसगढ़ की ही बात करती हूं, तो छत्तीसगढ़ में इतना सारे आप देखेंगे कि कोल का और ये आयरन के जो है माइंस पाए जाते हैं, और आफ्टर ऑल इसके बावजूद भी वो इकोनॉमिक डेवलप नहीं है। तो यहां अब आप कहोगे कि रिसोर्स तो है यहां पर इतना सारा, तो डेवलप क्यों नहीं है? तो यहां पर एक पॉइंट आ जाता है, रिसोर्सेज का होना, सिर्फ रिसोर्स का ही अवेलेबल होना, वो उसको इकोनॉमिकल डेवलप नहीं करता जब तक कि उसके पास आज के टाइम की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद ना हो। अगर वो अभी भी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है तो भी रिसोर्स होने के बावजूद जो है वो इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ रह जाता है। तो यहां हम बात करेंगे रिसोर्स के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी का भी होना जरूरी है। स्किल लेबर है, टेक्नोलॉजी है, ये सब सारी चीजें जो है उस स्टेट को जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो यहां पर ये चीज हो गई एक। तो फिर यहां ये कहता है कि हिस्ट्री रिवील्स अबाउट रिसोर्सेस। अब हिस्ट्री जो एक इंडिकेशन देता है, आपने देखा होगा कि, और आपने पढ़ा भी है कि बहुत जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ मतलब इंडिया में, उन्होंने 200 साल तक यहाँ पर राज किया, अपना कॉलोनी बनाए रखा, कॉलोनाइजेशन किया, यहाँ पर इंडिया को कॉलोनी बनाया और एक्सप्लॉइट किया इसे। किसके लिए? इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। क्यों? उनके पास सारी टेक्निक्स थी, एडवांस टेक्नोलॉजी थी। आपको पता भी होगा, सबसे पहले मशीनरी की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में मशीनरीज आई थी, यहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे इंडिया से। इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन यही था कि यहां से रॉ मटेरियल लिया, चाहे वो स्पाइसेस है, चाहे कॉटन है, चाहे सिल्क, अगर आप बात करें तो ये सारी इंडिगो ही है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो सारा इनको रॉ मटेरियल यहाँ पे मिल जाता था और उसका यूज ये यूरोप के मार्केट में करते थे और दुगना चौगुना जो है अपना फायदा करते थे। तो हिस्ट्री में जितने भी मतलब बाहर की जो कंट्रीज, जो भी इन्वेडर आए इंडिया, वो अट्रैक्ट किया उसको रिसोर्सेज ने। जो इंडिया जो था रिच ऑफ, आप कह सकते हो रिच ऑफ रिसोर्सेज, जो कि दूसरे जो फॉरेनर जो थे, जो इन्वेडर्स मतलब इंडिया पे जिन्होंने अटैक किया, घुसे जैसे भी, सिर्फ ये अट्रैक्शन यही था रिसोर्सेज, वो कि इंडिया में इतना कुछ है। तो उसको लेने के लिए वो यहाँ पर जो है हिस्ट्री ये रिवील करती है कि जितने भी इन्वेडर थे वो यहाँ आए और उन्होंने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया और उसका सही यूज भी किया क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। यही वजह रही। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कुछ स्टेट में कई बार पूछ भी लेते हैं कि वहां पर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बावजूद भी वो डेवलप नहीं कहलाते, वो स्टेट या वो कंट्री, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो आप यही लिखेंगे कि रिसोर्सेज का ही अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, साथ में स्किल्ड लेबर और जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होनी चाहिए, तभी वो डेवलप्ड स्टेट या कंट्री कहलाएगा। अब आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज का मतलब यूज किए जाते हैं बिना सोचे समझे, और यूज किए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज हैं वो एक ना एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगी और उनको बनने में टाइम लगेगा। तो उसको हमें कंजर्व करना है, बचा के रखना है। एक यहाँ पर बताया भी हुआ है, गांधी जी के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं कि ह्यूमन नीड्स, मैंने पहले भी बताया आपको कि ह्यूमन नीड्स जो है वो पूरी हो सकती है, फुलफिल हो सकती है, लेकिन ह्यूमन ग्रीड जो है वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान का जो एक लालचपना होता है या लालची नेचर जो होता है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो आवश्यकता है वो पूरी जरूर हो सकती है आपकी। तो ये यहाँ पर कंजर्वेशन करना है हमें, किस लिए? कि आगे आने वाली जो जनरेशन है हमारी, उसको भी ये देखने के लिए मिले कि हमारे इंडिया में जो है ये चीजें, ये मिनरल्स या ये माइंस या ये रिसोर्सेज हुआ भी करती थी। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आज ही आप लोग देखिए 2 पेड़ या 4 पेड़ कटते हैं, लेकिन कभी उसके बदले में कभी आपने एक सिंगल पौधा लगाया है? सोच रहे होंगे क्या जरूरत है हमें लगाने की। लेकिन वही पेड़ जब बड़ा होगा आपको एयर जो है पूरा प्योर करके देगा, प्योरीफाइड एयर मिलेगा। और आप ये देखिएगा आजकल लोग अपने अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं, तो उसके बजाय अगर वो एक प्लांट लगाएं
और वो जब 2-4 साल में बड़ा हो जाएगा तो वो कितना ज़्यादा मतलब एक नेचर को ग्रीन भी करेगा, एक सुंदरता भी देगा, और दूसरा जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसको भी प्योर करेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैं आप सबको भी बोलूँगी कि आप लोग अपने अपने बर्थडे पर एक एक प्लांट ज़रूर लगाएं।